Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Ansa. Today's lecture is about the next topic in our main heading, that is bioenergetics, and those next topics are of ATP as an energy carrier and electron transport chain, which is abbreviated as ETC. Now in this slide I am discussing about what is ATP and why we call this as an energy carrier. ATP को एनर्जी कैरियर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फास्फेट ग्रुप्स हैं, जब उनका हाइड्रोलिसिस होता है ATP का, तो वो जो फास्फेट ग्रुप्स डिटैच होते हैं तो वो अपने साथ कुछ एनर्जी जो है वो कैरी करते हैं, और जिस मालिक्यूल में वो जाते हैं वो एनर्जी भी वो अपने साथ लेके जाते हैं. और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, या जिसको यूँ कह सकते हैं कि जिनका जो डेल्टा जी है, जो फ्री एनर्जी है, वो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आ रही, एंडरगोनिक जो रिएक्शंस हैं और वो अनफेवरेबल होते हैं, विदाउट एनर्जी वो रिएक्शंस नहीं हो सकते. ऐसे रिएक्शंस के लिए एटीपी की हेल्प चाहिए कि वो एनर्जी उन रिएक्शंस को दे और वो रिएक्शंस जो है कंडक्ट हो सकें. तो इस तरह की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, फिर एटीपी जो है उसमें कपल्ड रिएक्शंस हो जाते हैं कि एटीपी अपने साथ उन रिएक्शंस को जिनकी पॉजिटिव डेल्टा जी है वो अपने साथ अटैच कर लेगा, और उसकी जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो उन रिएक्शंस की कंडक्शन में इस्तेमाल होगी. तो ऐसे एंडरगोनिक जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें पॉजिटिव डेल्टा जी होती है और वो एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का रिएक्शन उसके साथ अटैच हो जाते हैं जिसमें नेगेटिव डेल्टा जी है, और जो नेट रिज़ल्ट होता है वो फिर नेगेटिव डेल्टा जी की फॉर्म में ही जो है निकलता है, और वो फिर रिएक्शन जो है वो हो जाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और वो फेवरेबल हो जाता है. तो एक नेक्स्ट स्लाइड में एक मैकेनिकल मॉडल है जो कि लिपनकॉट की जो बुक है उसमें भी वो दिखाया हुआ है, और उसमें उसका फिगर है बना हुआ जिसमें उसमें बता रहे हैं कि एक रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, तो उसको कंबाइन किया है तो उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन या फेवरेबल रिएक्शन की फॉर्म में अपीयर होता है. देन नेक्स्ट इज द रिएक्शंस जो होते हैं कैसे कपल्ड होते हैं. अब कपलिंग जो है रिएक्शंस की ऐसे होती है कि अगर एक रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट है वो जब बन जाता है तो वो दूसरे रिएक्शन के लिए वो सबस्ट्रेट बन जाता है. एक रिएक्शन हुआ, उसका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और वो जो प्रोडक्ट है वो ही अगले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बन गया. तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये फिर कपल्ड रिएक्शन इस तरह बनते हैं कि कॉमन को इंटरमीडिएट है और वो दोनों रिएक्शंस जो हैं वो उनकी जो है कंडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है. बहुत से ऐसे रिएक्शंस जो कि एटीपी के साथ अटैच होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में बात की है कि वो कपल्ड रिएक्शंस होते हैं, और वो एक कॉमन इंटरमीडिएट जनरेट करेंगे जो कि फॉस्फेट ग्रुप या तो वो अटैच कर लेगा अपने साथ या उसको डिटैच कर लेगा. अगर अटैच करेगा इट्स मीन कि वो उसकी एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है उस तरह से ऐसी रिएक्शंस में, तो फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होगा तो एटीपी फॉर्मेशन होगी. और अगर फास्फेट ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हो रही है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, फास्फेट ग्रुप अलहदा हो रहा है, डिटैच हो रहा है, तो फिर एटीपी की क्लीवेज होगी. तो वो जो ऐसा एक कॉमन या इंटरमीडिएट जो है व्हाट यू कैन कॉल दैट इंटरमीडिएट जो बन जाता है, एक कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो कि वो कॉमन होता है और वो इंटरमीडिएट है बिटवीन दोज टू रिएक्शंस, तो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वजह से वो दो रिएक्शंस जो हैं वो कपल हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए. और अब एटीपी अगर हाइड्रोलिसिस हुआ अपना फास्फेट ग्रुप वो उस इंटरमीडिएट को देगा, वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और वो फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन हो रहा है वो फास्फेट ग्रुप जो अपनी एनर्जी उस नेक्स्ट जो रिएक्शन हो रहा है उसके सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देगा और वो भी रिएक्शन हो जाएगा. तो इस तरह से वो कोई इंटरमीडिएट है जो कि दोनों रिएक्शंस को जो है हेल्पफुल हो रहा है उसके लिए, उनकी कंडक्शन के लिए कॉमन इंटरमीडिएट है. तो इसके थ्रू जो रिएक्शंस है वो
कपल्ड हो जाते हैं, कपल रिएक्शन हम कहते सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट इज द एनर्जी विच इज़ कैरिड बाय द एटीपी। एटीपी की कितनी एनर्जी है, एटीपी का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितनी एनर्जी है जो कैरी कर रहा है और एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक जो मॉलिक्यूल है एटीपी का, वो उसकी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो अगर फाइंड आउट कीजिए, एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है एटीपी का, तो वो जनरेट करेगा -7300 कैलोरीज पर मोल। तो 7300 कैलोरीज एक मोल जो एटीपी का है वो एक फॉस्फेट ग्रुप जब उससे डिटैच होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है और वो एडीपी बन जाता है, तो एक फास्फेट ग्रुप जो है उसकी हाइड्रोलिसिस में इतनी जो फ्री एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, क्योंकि ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और इसका जो डेल्टा जी नॉट है लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी नॉट होता है इसका। तो अगर एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो वो एडीपी बन जाएगा, एंड अगर दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएं तो एएमपी बन जाएगा। इफ़ वन फॉस्फेट ग्रुप इज़ रिमूव्ड then -7300 calories per mole is released and if 2 phosphate group में तो उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो उतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एक फास्फेट के लिए -7300 है, दो के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो उतनी रिलीज़ हो रही है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एज एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। देयरफॉर दिस कंपाउंड और एटीपी adenosine triphosphate is called high energy phosphate compound. Due to this large negative delta G naught, ATP is called high energy phosphate compound. Now our next topic is electron transport chain, which is abbreviated as ETC. The electron transport chain is a series of 4 proteins and the fifth one is ATP synthase. ये एक जो चेन है ये एक पूरा यानी कॉम्प्लेक्सेस हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस का एक पूरा एक सीरीज़ है। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ 4 complexes or 4 proteins and it is present in the inner mitochondrial membrane. एंड इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है फूड का, उसमें एनर्जी कुछ प्रोड्यूस होती है और वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उनकी ट्रांसफरेंस से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि ATP की फॉर्म में फिर उसे कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई कि वो फूड की ऑक्सीडेशन से और वो जो एनर्जी बन रही है वो फिर किन मॉलिक्यूल्स में वो स्टोर हो रही है और वो फिर नेक्स्ट वो जो स्टोर फॉर्म में आ जाती है और उसने ATP की फॉर्म में कैसे अब कन्वर्ट होना है, क्योंकि ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। तो वो ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होगी जब वो ETC के थ्रू जो है वो पूरा उनका जो एक रिएक्शन जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस जो वो होंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, उसके थ्रू जब वो पूरा प्रोसीजर होगा तो उसमें एंड पे ATP की प्रोडक्शन होती है। तो वो जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, स्पेशलाइज्ड जो कैरियर्स हैं जो कि अभी हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस जो कि प्रोटीन्स हैं बेसिकली, तो उनके थ्रू जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, from reduction to oxidation and then again from oxidation to reduction, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी लास्ट पे जाके इन द फॉर्म ऑफ ATP और वो फिर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं सेल के वो फिर उसमें हेल्पफुल होगी। बेसिकली जो प्रोसीजर है जब फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो ATP की फॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली जो पूरा प्रोसीजर है दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। जब ATP प्रोड्यूस हो रहा है और ETC के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो लास्ट पे वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसने वो एनर्जी को कैप्चर
करना है। बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को वो उसके साथ जाके अटैच होंगे और वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और विद दी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जो मेन हेडिंग है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की, उसके अंडर ये सब हेडिंग हैं कि ईटीसी भी आ जाता है उसमें, और एक है केमियोस्मोसिस। तो ईटीसी जो है ओनली इट इज़ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक चेन है पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का, और वो जो 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मेरी लास्ट स्लाइड में मैंने कहा है कि जी वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनके थ्रू ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है एंड डेट्स इट। इसमें और एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। एटीपी की फॉर्मेशन के लिए वो जो नेक्स्ट जो 5th कॉम्प्लेक्स है डेट इज़ कॉल्ड एटीपी सिंथेज, उसके थ्रू वो एटीपी की फॉर्मेशन होगी एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड द केमियोस्मोसिस। कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल वो जो एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया है, तो वो फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में उसकी होगी स्टडी कि वो कैसे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो बेसिक प्रोसीजर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आ रहा है और केमियोस्मोसिस भी उसी हेडिंग के अंदर आता है। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसीजर है वो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे होता है, क्योंकि ये जो चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं ये उस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि these 4 complexes are basically these are protein in nature। तो ये चारों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये उस इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, और क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कॉन्वोल्यूशंस भी हैं, हाईली वो कॉन्वोलेटेड है, और उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका रेशो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेम्ब्रेन्स। और वो जो कॉन्वोल्यूशंस हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो वो जो 5th कॉम्प्लेक्स है जो कि एक एंजाइम है जिसने एटीपी का सिंथेसिस करना है, वो एटीपी सिंथेज उसको कहेंगे। तो वैसे जो इनर मेम्ब्रेन होती है इज़ नॉट सो मच परमेबल टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आइंस, और स्पेशल जो कैरियर्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जो कि इसमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसीजर होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर होता है, क्योंकि इसका जो सारा जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो रिएक्शंस हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम NADH की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम NAD, और वहाँ से फिर FMNH2 की फॉर्मेशन होगी, और FMNH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करेगा टू कोएंजाइम Q। और दूसरी साइड पर एक और है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो भी अपनी रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस होगा FAD से FADH2 जब वो बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा, वो भी यूबिक्विनोन को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन। जब वहाँ पे यूबिक्विनोन तो जिसको हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए इलेक्ट्रॉन्स, उसने एक्सेप्ट कर लिए दोनों से इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये जो हैं आगे ट्रांसफ़र होंगे यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम्स की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वो साइटोक्रोम्स हैं। अब साइटोक्रोम्स में आयरन एटम प्रेजेंट है। अब आयरन एटम जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी या रिड्यूस फॉर्म में भी उसमें प्रेजेंट है, फेरस फॉर्म में या फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और इस तरह वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड देन अगेन फ्रॉम रिडक्शन टू ऑक्सीडेशन। तो इस तरह आयरन एटम्स जो हैं उनका वो फेरिक से फेरस और फेरस से फिर वो फेरिक बनता चला जाएगा, और इस तरह वो साइटोक्रोम्स के फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अब ये डिफरेंट साइटोक्रोम्स जो हैं ये वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है उनके साथ, कि वो उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए कि दो साइटोक्रोम्स हैं तो एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया। तो जब स्टार्ट में जब हम NAD से स्टार्ट किया वो एक कॉम्प्लेक्स था, FAD वाला सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, फिर आगे जो है कोएंजाइम Q यूबिक्विनोन से आगे जा रहे हैं जब साइटोक्रोम B में वो कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स जब C में साइटोक्रोम C से आगे जा रहा है साइटोक्रोम A और A3 में,
वो फिर कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस तरह वो ऑक्सीजन जो एटम लास्टली और उनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वो फिर वाटर की फॉर्मेशन होती है वहाँ से। Now what is the free energy of electron transport chain? ये कितनी एनर्जी, ये जो पूरी चेन है इसमें से रिलीज़ आउट हो रही है। एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज़ हो रही है, और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफरेंस है एनर्जी, वो जो एटीपी के फॉर्म में जाके लास्ट में वो स्टोर हो जाती है। ऑक्सीडेशन का भी एक रिएक्शन होगा, अगर एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। अब ये एक पूरा वो जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनका एक पेयर बन गया कि वो रेडॉक्स पेयर्स हैं, कि उनमें से एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, एंड डेट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स पेयर्स। रेडॉक्स पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, उनका एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है विच इज़ डिनोटेड बाई ई नॉट, और इसके वोल्ट्स में भी यूनिट्स होते हैं, वोल्ट्स में जितना वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। एंड द मोर नेगेटिव द ई नॉट, ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जितना वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना वो नेगेटिव में वैल्यू होगी, उतना ही उस कंपाउंड की इतनी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है ईजिली, और जितना ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी इसकी ई नॉट की, उतनी उस कंपाउंड की ये टेंडेंसी होगी कि वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी नॉट, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ई नॉट। यानी स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है जितना होगा, जितनी उसकी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी उस कंपाउंड की, उसके इक्वल होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Now in this slide you can easily see what is the standard free energy of ATP molecule. The standard free energy or delta G naught for ATP is minus 7300 calories per mole, and when one molecule of any DH transport across the electron transport chain and loses its energy or transfers its energy to electrons for the formation of water molecule and formation of ATP, then that energy is equal to 52,580 calories, which is more than sufficient for the production of 3 molecules of ATP, which is 21,000 and 900 calories, and the remaining calories are released as heat. Similarly, transport of electrons from FADH2 across the electron transport chain is more than sufficient for the production of 2 molecules of ATP from 2 molecules of ADP.